हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी स्टूडेंट। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करें। हम लोगों ने लास्ट अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि जो हम लोग की पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों की आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देती कि आपके एग्जाम में या फिर कैसे भी अगर आपके पास कोई एलिमेंट दिया जाता है तो आप उसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे, मेटल्स की कैटेगरी में रखोगे, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखोगे, किस में रखोगे, वो आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखना है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मैंने आप लोगों को बताया भी था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि हमारे पास जो मेटल्स हैं टोटल 20 या 21 मेटल्स होते हैं, उनमें से मतलब ये जो मेटल्स है हमारे पास 20 और 21 मेटल्स, वो किन चीजों के साथ रिएक्शन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का सिंपल जो मीनिंग होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज का जो एक सिंपल मीनिंग हुआ वो हुआ आप लोगों का केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब समझते हैं कि हमने किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन किसी दूसरे एलिमेंट से कराई। तो हमारे पास जो मेटल्स हैं वो किस किस अदर एलिमेंट से रिएक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, और जब करते हैं तो किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ये हम लोग पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का जो लास्ट लेक्चर था या उससे लास्ट लेक्चर था, मैंने आप लोगों को शेल बताए थे, के एल एम एन शेल बताए थे बहुत अच्छे से। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं किया है ना, जिन स्टूडेंट्स ने ये के शेल वाला यानी कि जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी वो मेरे लास्ट लेक्चर में जाके प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें। बेस है, बेस केमिस्ट्री का, और ये आगे आप जब तक 12th या फिर कुछ भी करोगे ये आप लोगों का यूज होना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए अभी से कंप्लीट करते चलिए। और जो स्टूडेंट कहा हुआ है वो तो बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ ही जाएंगे। मैंने आप लोगों को 4 शेल बताए थे, के एल एम एन, राइट। अब इसमें से क्या होता है हम लोगों का कि सपोज करो आपको मैंने कोई एलिमेंट दे दिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर 11। अब इन 11 को, इन ये जो इसके एटॉमिक नंबर है 11 एटॉमिक नंबर है इसके, अब इन एटॉमिक नंबर को हमें इन शेल्स में क्या करना है, पुट अप करना है। और मैं इसकी मैक्सिमम लिमिट भी बता सकती हूँ। के की होती है 2, एल की होती है 8, एम की होती है 18, एन की होती है 32। ठीक है, मैक्सिमम इतनी लिमिट है, मिनिमम तो कितनी भी रख सकते हैं। देखो के की लिमिट होती है 2, तो मैंने इसमें रख दिए 2। कितने बचे, 9 बचे ना। अब यहाँ पर एल की लिमिट कितनी होती है 8, तो मैं 8 रख सकती हूँ। कितने बचे 1, तो एम में मैं कितने रख सकती हूँ 1। यानी कि आपने देखा इसमें 3 शेल यूज हुए, के एल एम, 3 शेल यूज हुए। तो इसका जो आउटर शेल है वो तो एम ही माना जाएगा ना, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका वो एम शेल में गया, राइट। इसे हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को उसके शेल में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, करा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसका एटॉमिक नंबर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस शेल में जाता है उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल। बोलते कि नहीं बोलते। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप लोग को चार्ट दिया गया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 12 होता है, 282 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 283 हो जाएगा। अब इनमें क्या है, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में बैलेंस करने के लिए मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। आउटर मोस्ट में बैलेंसिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। तो अब ये क्या करेंगे, मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी बताया था लास्ट लेक्चर में। क्या बोला था, किसी के पास 45 रुपीज है, उसको 5 रुपए की जरूरत है। किसी के पास 5 रुपए है, इसको चीज खरीदनी है 30 रुपए की, इसको चीज खरीदनी है 50 रुपए की। इसके पास 45 रुपीज है, सिर्फ 5 रुपए नहीं है, तो ये क्या करेगा, और इसको 30 रुपए की चीज खरीदनी है, इसको इसके पास 5 रुपए है। तो एक बात बताओ,
ये 5 क्या करेगा, ये इसको पता है कि मुझे इतने पैसे नहीं मिल सकते हैं। सपोज करो 60 रुपए की चीज खरीदनी है, इसके पास 5 रुपए, इसे पता है कि मैं 5 रुपए से चीज नहीं खरीद सकता हूँ और मुझे इतने ज्यादा कोई पैसे देगा भी नहीं। तो ये क्या सोचेगा, अरे यार इस 5 रुपए में भी मैं क्या खरीद लूंगा, ऐसा करता हूँ दूसरे को दे देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये 45 रुपीज वाला इस जुगाड़ में रहेगा कि मेरे पास पैसे कैसे भी 5 रुपए आ जाए, बस मेरे पास 5 रुपए की कमी है, ठीक है। तो ये जुगाड़ लगाएगा किसी से लेने की, बताया था। तो यहाँ पर भी देख लो ना, इसके पास 1 2 3, तो इनके पास क्या है, कम कम है ना। तो ये नहीं कहेंगे कि हम किसी से ले लें, क्योंकि इन्हें इतने सारे नंबर कोई देगा नहीं। ठीक भाई, आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, इसके पास 1 है, इसको 7 की जरूरत है, नहीं देगा ना कोई, क्योंकि 7 बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेगा कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इनके पास इलेक्ट्रॉन है कम, पैसे हैं कम, तो ये सोचेंगे अरे ठीक है भाई, जिसको जरूरत है हम उसको दे देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। हम अपने पैसे को लूज कर देते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको हो जाए। तो यहाँ पर ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिकल प्रॉपर्टी में। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ आइंस। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पर सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा था, 1 था कि नहीं, राइट। अब ये क्या है, इसको अपने आउटर मोस्ट में कितने रखने हैं, 8 रखने हैं, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसके पास जो 1 वाला है ये इसको दे देगा किसी और को। जब ये देता है ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा काम करा ना उसने भाई, जिसको जरूरत थी उसने उसको दे दिया, अच्छा काम किया ना, पॉजिटिविटी आ गई है, पॉजिटिव चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बच जाएंगे, 2 8, जो कि होने चाहिए। सेम एज इट इज मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम के पास कितने थे आउटर मोस्ट में, 2। अब ये कहेगा भाई मैं 2 का क्या करूं, मैं 2 का क्या करूं, 2 रुपए में मेरा कुछ नहीं हो जाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ किसी को दे देता हूँ। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को 2 रुपए दान दे दी ना, कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज लग जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल जाएंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में बैलेंस हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास कितने थे, यहाँ पर 3 थे। ये भी सोचेगा भैया 3 रुपए का मेरा क्या हो जाएगा, 3 रुपए में कुछ नहीं हो जाना, जिसको जरूरत है चलो उसको दे देते हैं। तो ये इसने 3 दिए तो 3 पॉजिटिव काम किया ना, तो 3 पॉजिटिव साइन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो इसके ऊपर भी क्या है, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे, 2 और 8, जो कि कंप्लीट होने चाहिए। इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइंस। आइंस का मतलब होता है यहाँ पे क्या है, Na प्लस, Mg प्लस प्लस, एल्यूमिनियम प्लस प्लस प्लस। आइंस हम कहते हैं इन्हें जब हमारे एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, लूज कर दें, कुछ पॉजिटिव चार्ज ले आए अपने ऊपर, उनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइंस आ जाए। मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सिंपल चार्ज आ जाए कोई भी, या तो पॉजिटिव का आ जाए या नेगेटिव का आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस चार्ज आ जाए कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है, किसी दूसरे को दिया है। अभी गेन वाला भी आएगा, अभी गेन वाला भी आएगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले लूज वाला समझ लो। तो यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा कि जितने भी मेटल्स हैं उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, उनके आउटरमोस्ट में शेल में या तो 1 या तो 2 या फिर 3 यही नंबर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मेटल्स हमेशा अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। कैसा, पॉजिटिव काम किया, पॉजिटिव चार्ज लेके आए, उनको हम लोग बोलते हैं आयंस। गॉट इट। अब देखिए थर्ड होते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि हमारे जो मेटल्स हैं अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। ये मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, क्या बन गया यहाँ पर, मेटल ऑक्साइड। यहाँ एरो लगाना थोड़ा सा, एरो थोड़ा सा स्किप हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जब भी हम लोग मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनता है। मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं नेचर में। मैंने आप लोगों को 3 चीज बताई थी, याद हो तो आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर होते हैं, एक होते हैं हम लोगों के बेसिक, एक होते हैं हम लोगों के एसिडिक, और एक होते हैं हम लोगों के यहाँ पर न्यूट्रल। एक पीएच स्केल होता है, बीच की वैल्यू 7 होती है, यहाँ 0 से लेकर 6 तक होती है, यहाँ 8 से लेकर 14 तक होती है। बताया था 7 का मतलब न्यूट्रल, 7 का मतलब न्यूट्रल, 0 से लेकर 6 तक एसिडिक, खतरनाक, एसिड तो वैसे ही खतरनाक होता है, 8 से लेकर 14 बेस, मतलब
खतरनाक नहीं है, ठीक है, ये बताया था ना। तो जो मेटल्स होते हैं ना वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। बेसिक मतलब उनकी जो रेंज होती है वो 8 से लेकर 14 के बीच में होती है। और जब कभी भी मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, मेटल्स की चाहे नॉन मेटल्स की चाहे किसी की भी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली रिएक्शंस। दो चीज आपको याद रखनी है, व्हेन वी कंबाइन मेटल्स विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर एसिड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, सॉल्ट एंड वाटर की। हो गया। देखो इसमें तो ये सब थोड़ी सा याद करने वाली चीजें अभी, ये जो है याद करने वाली चीजें भी हैं, याद रखने वाली भी चीजें हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो आपको करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर रिएक्शन विद एसिड। टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, देन ऐड जिंक डस्ट टू इट, फिर उसमें जो जिंक के पार्टिकल्स हैं वो उसमें ऐड कर लिए। टेक अ ग्लोइंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब। वो होता है लाइटर, होता है लाइटर, ठीक है। अब लाइटर को उस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओ और जलाओ, जलाते लाइटर को जलाते हैं, उसके पास जलाए। ऑब्जर्व द ग्लोइंग स्प्लिंटर, उसमें से ना कुछ ग्लोइंग यहाँ पर जो हम लोगों का स्प्लिंटर जब हम लोगों ने जैसे ही जलाया उसमें से कुछ साउंड प्रोड्यूस्ड होगी, उसमें से क्या होगी, कुछ साउंड प्रोड्यूस्ड होगी, लाइक अ पटाखे की तरह, बहुत जोर से नहीं, छोटे छोटे होते हैं। यू विल नोटिस सम साउंड कमिंग आउट फ्रॉम इट। Most of the metals react with dilute acids to form metal salts while hydrogen gas is released। यहाँ पर हुआ क्या कि जब कभी भी मेटल्स ने एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, दो तरीके के एसिड होते हैं, एक होते हैं यहाँ पर डाइल्यूट, एक होते हैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड। ये भी और देख लीजिए कि मेटल्स क्या है यहाँ पर, दो तरीके से हैं, एक है डाइल्यूट, एक है यहाँ पर कंसंट्रेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डाइल्यूट की। डाइल्यूट में जो एसिड है उसमें वाटर ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है। कोई भी एसिड में अगर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो वो कैसा एसिड है, डाइल्यूट एसिड है। और अगर किसी एसिड में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो वो कैसा एसिड कहा जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड। क्योंकि अब देखो जो डाइल्यूट एसिड होता है ना वो थोड़ा डेंजर भी कम होता है। क्यों, क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ है, पानी थोड़ी ना डेंजर करेगा। डाइल्यूट एसिड में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो डेंजर भी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी बचाता है। और जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं उसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो होती है कम, इसीलिए जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं ना वो डेंजर भी होते हैं ज्यादा, क्योंकि जब पानी कम है तो भाई ऑब्वियस सी बात है हमें नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जब कभी भी हमारे मेटल्स कौन से एसिड से रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड से, जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है। देखिए मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, इसके बीच में ना ये एरो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गए हैं, सो सॉरी फॉर दैट, तो आप लगा लीजिएगा। किसकी फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की। हमने मेटल लिया, मेटल में डाइल्यूट एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कराई, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक, ये था रिएक्शन विद एसिड। नेक्स्ट आता है हम लोगों का रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स डू नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल एंड फास्ट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। पानी भी वही तरीके के होते हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं रिएक्शन किसके साथ है। जब कभी भी हम किसी भी मेटल्स की, ज्यादातर मेटल्स की रिएक्शन अगर कोल्ड वाटर से कराते हैं, कोई फास्ट रिएक्शन नहीं होती है, कोई ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। बट सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जैसे कि सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, अगर इनको हम ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की। सेम एज इट इज मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, स्टीम के साथ कराई। ठीक, तो वो भी हम लोगों का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड करेगा। इसको आप अपनी अलग कॉपी में बना सकते हो, ऐसे लिख सकते हो जैसे कि मेटल्स लिख लिया, मेटल्स में
किसके साथ रिएक्शन कराई, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराई। किसकी रिएक्शन करी यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कर ली इसने, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। हो गया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। मेटल्स की समझ में आ गई, नॉन मेटल्स पे आ जाइए। नॉन मेटल्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी वही आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए ठीक है, देखिए जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये नॉन मेटल्स है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 17 होता है। तो हम इसको शेल्स में पुट करें, KLMN शेल में इसको पुट करो, K में 2 चले जाएंगे, कितने बचे 5, L में चले गए। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन के 8 हैं, तो K में 2 चले गए, L में 6 चले गए। क्लोरीन में 2 चले गए K में, 8 चले गए L में और 7 चले गए M में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोडियम का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है, क्लोरीन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है। अब यहाँ पर देखो 5, 6, 7, ये तो बहुत ज्यादा है, राइट। इनके आउटरमोस्ट शेल में या कितने होने चाहिए, या तो 8 होने चाहिए या फिर K में जो 2 होते हैं वो रहने चाहिए। सिर्फ K में अगर 2 हैं तो मानी जा सकती है, उसको हम बैलेंसिंग कहेंगे। लेकिन अगर LMN में 8 से कम है तो वो बैलेंस नहीं मानी जाती, ये चीज ध्यान रखने का। अगर K में 2 है तो वो बैलेंस मानी जाएगी, अगर LMN में 8 से कम है तो बैलेंस नहीं मानी जाती, 8 होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 5, 6, 7 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 नहीं है, बैलेंस नहीं है और उनकी नंबरिंग भी ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे, ये इस जुगाड़ में लगे रहेंगे कि हमें ना मिल जाए, हम दे नहीं। मैंने क्या कहा, किसी के पास 45 रुपए हैं, उसको 5 रुपए की जरूरत है, उसको 50 रुपए कोई सामान खरीदना है, तो वो क्या सोचेगा कि मुझे मिल जाए, मुझे किसी को देने ना पड़े, मुझे किसी से 5 रुपए मिल जाए, मुझे किसी को देने ना पड़े। तो ये भी तो यही चाहेंगे कि मेरे पास 5 है तो अगर मेरे पास 3 मिल जाए तो मेरे आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। ये भी इसके पास 6 है, ये कहेगा मेरे को 2 मिल जाए तो मेरे आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। इसके पास 7 है, ये कहेगा मेरे को एक और मिल जाए, मेरे आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे, राइट। यानी कि ये हमेशा लेने की सोचेंगे, ये किसकी सोचेंगे, ये गेन करने की सोचेंगे। तो पहली बात तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था जो कि हम इस तरीके से बनाते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी आती है प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ आयंस की। वही देखो, क्लोरीन के पास कितने थे, आउटर मोस्ट में 7, इसको कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। अब किसी के से हम ले लेते हैं तो भाई एक तरीके से क्या है, हमारे पास उधार चढ़ गया ना, उधार चढ़ गया भाई, चुकाना है, टेंशन रहती है, टेंशन मतलब नेगेटिविटी, टेंशन मतलब नेगेटिविटी, वही देना तो पड़ेगा, हमेशा के लिए तो हम किसी का नहीं रख सकते। तो ध्यान रखिएगा, जब भी नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन करते हैं, उधार चढ़ गया उनके ऊपर, भाई मैंने किसी से उधार लिया है, भाई मेरे पास टेंशन आ गई, तो हमेशा माइनस। अब इसके पास 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8, बैलेंस हो गई। सेम एज इट इज ऑक्सीजन में देख लो, ऑक्सीजन में क्या थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 6 थे, कितने की जरूरत थी, 2 की, 2 इलेक्ट्रॉन से किसी से गेन कर लेगा, तो यानी कि 2 बार उसको टेंशन होगी, अब 2 बार, तो ओ माइनस माइनस, और आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8 हो गए, कंप्लीट। सेम एज इट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 5 थे, कितने की जरूरत थी इसे, 3 की जरूरत थी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके बाद 3 बार टेंशन आ गई, 1, 2, 3, लेकिन इसके बाद आउटर मोस्ट शेल में भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो ऐसे हम लोगों के एलिमेंट्स जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, वो हमारे किस में आ जाते हैं, नॉन मेटल्स में काउंट करे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोगों के एलिमेंट पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हम लोगों के आते हैं मेटल्स की कैटेगरी में। अगर हम लोगों के किसी भी एलिमेंट पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमारे कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, नॉन मेटल की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, और इनको हम लोग बोलते हैं एनाइंस। ऐसे मेरे ख्याल से मैं उसमें नहीं बताया, तो मैं इसमें भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं शायद बताना भूल गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था ना, तो इसको कैटाइन बोलेंगे, ठीक है। या तो आप इसको यहाँ पर कौन से हो जाते हैं, कैटाइंस, यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हमारे किस में आ जाते हैं, एनाइंस में। गॉट इट। तो ये आ गया एनाइन, ये भी एनाइन और ये भी एनाइन, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई है, आइंस की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब हमारे नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ।
देखिए जब हमारे नॉन मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, किसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पर? नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बन जाता है? कौन सा प्रोडक्ट बनता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? एसिडिक हैं, यानी कि डेंजर है एक तरीके से। दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट एंड वाटर। जब हमारे नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेस के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल देखो, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने NaOH जो कि एक बेस है, लिखा है ना, बेस के साथ रिएक्शन करी, क्या बन गया हम लोगों का? Na2CO3 जो कि सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर यानी कि H2। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। लेकिन यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास नॉन मेटल एक्साइड है। क्या है हमारे पास? नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाँ, इनकी रिएक्शन हम लोगों ने वाटर के साथ कराई, तो हम लोग के एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये बन जाएगा H2CO3 जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये बन जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये बन जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में लिखने के लिए, वन वर्ड में, एमसीक्यूज में किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हम लोगों ने वहां पर देखा था कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ और फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट और वाटर की। बट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये थी आप लोगों की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप क्लियर हुई होंगी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो चैप्टर है ना आप लोगों का, ये समझ लो केमिस्ट्री का एकदम बेस है। ये नहीं तो केमिस्ट्री नहीं, हाँ, ये आप आगे तक पढ़ोगे जब तक आप कुछ भी ग्रेजुएशन PG कुछ भी करोगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, आप लोगों का नया टॉपिक है दैट इज नोबल मेटल्स। देखिए नोबल मेटल कौन से होते हैं? एलिमेंट्स मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम आर नोबल मेटल्स। पहले तो नाम याद कर लो कौन कौन से होते हैं नोबल मेटल। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, ये है हम लोगों के नोबल मेटल्स। नोबल का मतलब समझते हो ना, बड़े अच्छे, यूजफुल, बहुत ज्यादा बेहतरीन माने जाने वाले। ऑब्वियसली बात है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। भाई लोग वाग कहते हैं मुझे गोल्ड की चीज मिल जाए, मुझे सिल्वर की चीज मिल जाए, मुझे प्लेटिनम मिल जाए, तो नोबल ही हुआ भाई, ऑब्वियसली बात है। इसके अलावा पैलेडियम और रोडियम तो होते ही हैं। दे अकर इन नेचर इन द एलिमेंटल स्टेट, ये एलिमेंट की स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। गोल्ड विच इज 100% प्योर इज कॉल्ड 24 कैरेट एंड प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट। आपको पता है ना, आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी, घर में भाई कोई भी ज्वेलरी बनती है, कुछ भी बनता है तो उसको कैरेट में मेजर करते हैं, स्पेशली गोल्ड में। जो 24 कैरेट होता है, कैरेट में आता है, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उसको हम लोग 100% प्योर कहते हैं, महंगा भी होता है वो। और जो प्योर गोल्ड होता है ना वो सॉफ्ट भी होता है, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा तो नहीं बट हाँ स्टिल होता है। एज ए रिजल्ट द ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम प्योर गोल्ड बैंड और ब्रेक ड्यू टू प्रेशर। इसलिए हम लोग ना कभी भी 24 कैरेट का जो गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी है ना वो नहीं बनवाते, क्योंकि अगर हम बनवाएंगे ना तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि हमारा थोड़ा सा भी हाथ लग गया ना तो वो बैंड या फिर टूट जाता है हमारे प्रेशर की वजह से। इसीलिए हम लोग या तो 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट की ज्वेलरी बनवाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ और यहाँ पर कॉपर और सिल्वर मिक्स कर देते हैं। 18 कैरेट, अब देखो एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर 24 कैरेट है तो 100% प्योर है जो कि सॉफ्ट होगा। अब यहाँ पर अगर गोल्ड 18 कैरेट या 22 कैरेट है तो ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ ना कुछ तो मिक्स होगा, कुछ और एलिमेंट मिक्स होगा, और जो अदर एलिमेंट्स मिक्स होते हैं वो या तो कॉपर मिक्स करते हैं या सिल्वर मिक्स करते हैं। ये थोड़े से हार्ड होते हैं, जो कॉपर और सिल्वर है ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इसीलिए फिर हम लोग 18 कैरेट या 22 कैरेट का जो कि हम लोग के ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी है हम लोग बनवाते हैं। अदरवाइज तो ऐसे टूट जाएंगे, क्या फायदा फिर, ऐसी 24 कैरेट का एक तो महंगा भी पड़ेगा प्लस टूट भी रही है, उसे दोबारा से ठीक कराते रहो, बस ठीक है हो गया काम ऐसे ही। तो इसलिए हम लोग ज्यादा 22 कैरेट या 18 कैरेट की जो ज्वेलरी है वो बनवाते हैं। यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर यूज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी के लिए यूज होते हैं, सबको पता ही है। सिल्वर हम लोगों का मेडिसिन में यूज होता है एज अ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, बहुत सारी मेडिसिन हैं, दवाइयाँ आती हैं, सिल्वर यूज करता जाता है इसमें।
अच्छा है। खा आप लोग वो नहीं खाते हो काजू कतली, उसके ऊपर जो फॉइल आती है बड़ी चमकीली चमकीली, सिल्वर भी तो होती है। गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो यूज टू मेक मेडल्स। मेडल बनाते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, मेडल बनाने के लिए यूज होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। गोल्ड और सिल्वर का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए भी यूज होते हैं। गोल्ड और सिल्वर की चीजें बनाई जाती हैं। प्लेटिनम एंड पैलेडियम मेटल्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। प्लेटिनम और पैलेडियम हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। आप लोगों को शायद कैटलिस्ट नहीं पता होगा, वो मैं बता देती हूँ। देखिए होता क्या है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम लोगों के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लेटिनम और पैलेडियम हुआ। हम लोग जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं, हम लोगों ने जब कोई भी केमिकल रिएक्शन कराई, ठीक है। अब देखिए कोई केमिकल रिएक्शन है जो स्लो होती है, कोई केमिकल रिएक्शन है जो फास्ट हो सकती है। ठीक होगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई रिएक्शन है जो भैया स्लो करता है, कोई रिएक्शन है जो फास्ट होती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या है, सपोज करो जो कोई रिएक्शन फास्ट है लेकिन हमें इसको स्लो करवानी है, हमें इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं चाहिए। अगर फास्ट रिएक्शन करवाएंगे तो हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा ना बने, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो अगर हमें इस फास्ट रिएक्शन को क्या करना है, स्लो करना है, तो हम इसमें प्लेटिनम या पैलेडियम कुछ ऐड कर देंगे जो इसमें हो सकता है, और इस फास्ट रिएक्शन को स्लो रिएक्शन में बदल देंगे। अब कोई स्लो रिएक्शन है, ठीक, पता चले 4 घंटे में हो रही है लेकिन प्रोडक्ट चाहिए हमें 1 घंटे में, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी कोई भी प्लेटिनम या पैलेडियम जो कैटलिस्ट है एलिमेंट ऐड कर देंगे, और इस स्लो रिएक्शन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फास्ट रिएक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट जल्दी चाहिए। तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसे एलिमेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को बड़ा यानी कि फास्ट या स्लो करने में हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड कैटलिस्ट एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। दे आर वेरी हेल्पफुल। विदाउट कैटलिस्ट हम लोगों की जो केमिकल रिएक्शंस है वो परफॉर्म नहीं होती है, वो भी क्या होती है हम लोगों की, परफॉर्म नहीं होती है। गॉट इट, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसका आप लोग का छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। छोटा सा पार्ट है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कोई चैप्टर ही आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइएगा। तो इसलिए अच्छे से ध्यान से करिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने मैंने पहले ही बोल दिया है, आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आउटर मोस्ट शेल का, ये आप लोगों ने अगर लेक्चर्स नहीं करे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए और अभी उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर क्लासेस और फर्दर स्टडीज। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है इसको कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश करते हैं जल्दी से आप लोगों का सिलेबस फिनिश करें एज पर एज सून पॉसिबल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।